हेलो एवरीवन, माई सेल्फ फैनिल देसाई। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों सिलेक्ट करें। ठीक है, अभी सब लोग का 10th एंड 12th का रिजल्ट आ गया है आप लोगों का। ठीक है, तो काफ़ी सारे आपके इश्यूज हो गए, लोग पूछ रहे होंगे क्या कर रहा है क्या नहीं। काफ़ी सारे बिन पूछे सलाह देने आ रहे होंगे, आपके रिश्तेदार हो गए, ठीक है, पेरेंट्स हो गए, आपके दोस्त हो गए। कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने दोस्त ले रहे हैं, उस हिसाब से अपनी लाइन सिलेक्ट कर रहे हैं। पर मैं चाहता हूँ आप एक बार ये स्लाइड शो देखो, समझो आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, क्या लिटरली आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। एंड आई होप आफ्टर पीपीटी आप अपने मनोबल बना पाओगे कि मैं ये लूँ या ना लूँ लाइन। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कनेक्शंस ऑफ फिजिक्स विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब डेफिनेशन नहीं देखने वाले, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, फलाना टिकना ब्ला ब्ला। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ हाउ सर्टन थिंग्स आर कनेक्टेड। जो आप पढ़ चुके हो वो मैकेनिकल के साथ कैसे कनेक्टेड है और आप कितना इजी फील करोगे वो चीज पढ़ने के लिए। ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग विद द बेसिक्स, दैट इज कनेक्शन ऑफ फिजिक्स विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश रहेगा बीच बीच में। ठीक है, चलिए, तो पहला सेक्शन यहाँ पे मैकेनिकल इक्वल टू मैथमेटिक्स। ठीक है, अभी सब लोग बोल रहे हैं सर ये क्या आ गया। ठीक है, जैसे हार्ट के बिना आपका बॉडी कुछ काम का नहीं है, सिमिलरली कोई भी फील्ड हो, वेदर इट इज इंजीनियरिंग, ठीक है, बीएड, बीकॉम, कोई भी फील्ड हो आपकी, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों चीज रहेंगे ही, दैट इज मैकेनिकल, अरे मैथमेटिक्स यहाँ पे रहेगा ही। ठीक है, और जहां तक मैकेनिकल की बात है तो ये हार्ट है यहाँ पे। ठीक है, मैथमेटिक्स इक्वल टू मैकेनिकल, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर। अभी इसका कंसेप्ट आपको कुछ समझाता हूँ। मान लो आपको 100% यहाँ पे मैथमेटिक्स आता हो, ठीक है, 100% मैथमेटिक्स आता हो, तो आपको टेंशन की कोई बात नहीं। अगर लास्ट एक महीने भी पढ़ाई की, आप इजीली स्कोर करोगे 8.5 के ऊपर स्कोर। ठीक है, 8.5 एसपीआई के ऊपर आप इजीली स्कोर करोगे। जस्ट लेक्चर है वो अटेंड करते रहना, समझते रहना। ठीक है, चलो, अगर 70% आपका मैथ सही है, ठीक है, तो आपको मेहनत कितनी लगेगी, 30% यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लो आपको यहाँ पे 50 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना रहेगा, 50 ही रहेगा। ठीक है, मेहनत लगेगी यहाँ पे। इवन आपका 30 है तो ऐसा नहीं कि आप मैकेनिकल नहीं कर पाओगे। ठीक है, 70% थोड़ी ज्यादा मेहनत करेगी, करनी पड़ेगी, इन लोग से थोड़ा आपको ज्यादा तैयारी करना पड़ेगा। अगर 0% हो और मेहनत भी नहीं कर पाते हो तो मैं तो बोलूंगा इंजीनियरिंग साइड लो ही मत। ठीक है, लेकिन मेहनत देने के लिए तैयार हो, तो मैंने तो कई बंदे देखे जिसको नॉलेज बहुत ही कम था, ठीक है, उन लोग ने भी यहाँ पे क्लियर किया है। पर आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू दिस अदर। ठीक है, आपकी लाइफ इजी गोइंग थ्रू नहीं होगी, आप नहीं कर पाओगे ऐसा नहीं, आप कर पाओगे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स तो यहाँ पे रहेगा ही, कोई भी इंजीनियरिंग हो। इवन अगर आप सी एस सी आई टी जा रहे हो वहां पे भी ये चीज रहेगी। अगर कोई बोल रहा है नहीं आता है तो मैं तो बिल्कुल गलत कहूंगा, क्योंकि आप जब प्रोग्रामिंग सीखते हो तो वहां पे भी कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज तो आएंगे। ठीक है, लाप्लास तो है जो इसका हार्ट रहेगा ही, सी एस सी आई टी का भी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट इज काइनामेटिक्स। ठीक है, तो ये कुछ आप पढ़ चुके रहते हैं, काइनेटिक्स, काइनामेटिक्स। ठीक है, काइनामेटिक्स यानी बेसिकली आप क्या पढ़े रहते हैं, मोशन इन प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन, ठीक है, वेलोसिटी वगैरह आप पढ़े रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो उसी का ये सब चीज स्पेशली डिजाइन साइड में ज्यादा से ज्यादा यूज होगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ दूसरे फील्ड में, दूसरे सब्जेक्ट्स में नहीं होगा, बट इट विल बी यूज्ड एवरीवेयर, इसका बेसिक्स। ठीक है, इसी से पूरा बिल्डअप होता है। देखो इंजीनियरिंग स्पेशली इन मैकेनिकल इफ आई टॉक अबाउट, तो ये उसी से बिल्डअप होगा यहाँ से। ठीक है, फ्रॉम योर क्लास 12th फिजिक्स, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये कुछ इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स है, काइनामेटिक्स, थियरी ऑफ मशीन्स। मैं काफी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, इसके नहीं तो बोर होने लगोगे कि अभी से क्या इतना लोड लेना है, सर क्या लोड दे रहे हैं। ठीक है, पर कुछ सब्जेक्ट आपको पता चल जाएगा किससे रिलेटेड है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नाउ लॉज ऑफ मोशन। अभी ये तो सबका बाप है, ठीक है, न्यूटन भाई। ओके, तो इसके बिना तो कोई भी सिस्टम चलने ही नहीं वाला है। ठीक है, मैकेनिकल हो सिविल हो। ओके,
तो लॉज ऑफ मोशन इसलिए मैंने यहाँ पे बताया इज इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर ये ना हो तो इसका सब्सटेंशियल ही नहीं है कि ये यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ते हो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर। ठीक है, न्यूटन बाई के 3 लॉ आप पढ़ते हो। ओके, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, तो देखते जो आप पढ़ चुके हो वही यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्क पावर एंड एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट यू स्टडी इन फिजिक्स। और ये इसका हर एक सब्जेक्ट में यूज होने वाला है इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, जिसका सबसे बड़ा बेस है आपका इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, और उसके बाद आता है फ्लूइड मैकेनिक्स, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स यानी डील विद द फ्लूइडिक सब्सटेंस, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया। ठीक है, यानी फ्लूइडिक सब्सटेंस, उसके साथ जो डील करोगे दैट इज योर फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, और इसका भी आप कुछ ना कुछ बेसिक्स पढ़ ही चुके हो अपने फिजिक्स में। नेक्स्ट इज हीट एंड मास ट्रांसफर, ये भी आप पढ़े हो, रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन। ठीक है, फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग ये कुछ आपके लिए नया होगा। ओके, यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्बाइन वगैरह पढ़ोगे। कन्वेंशनल पावर इंजीनियरिंग। ओके, नेक्स्ट इज पावर प्लांट इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ थर्मल आप समझोगे। ठीक है, हाउ पर्टिकुलर पावर प्लांट वर्क और द इंडस्ट्री वर्क्स। ठीक है, नेक्स्ट इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, दैट इज मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या पढ़ चुके हो, कंसेप्ट ऑफ मोमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, बाकी और क्या पढ़े हो यहाँ पे, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस क्या रहता है, रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या रहता है, व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, व्हाट इज टॉर्क। तो ये सब चीज का इस्तेमाल पूरे मैकेनिक्स में होगा। अप्लाइड मैकेनिक्स पार्ट बोल सकते हो, या तो इसको आप डिजाइन पार्ट बोल सकते हो, जिसका यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, किसका यूज होगा, ये पूरा जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो दैट इज मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, एंड दिस ऑल थ्री ट्रायो आर दी रिलेशंस ऑफ डिजाइन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। और देखिए ये आप पढ़ ही चुके हो, यहाँ पे कुछ नया नहीं कर रहे हो। ये क्या है, इसका यहाँ पे एडवांस पार्ट थोड़ा जाएगा, एप्लीकेशन पार्ट जाएगा। जैसे सबको पता है कि 1 + 1 = 2 है, पर इसका एप्लीकेशन बताओ कि मैंने आपको 2 बॉल दिए तो कितने हुए, कि 2 हुए ना, यहाँ पे 1 और 1 करके 2 बॉल दिए तो कितने हुए, 2। सो दैट इज एप्लीकेशन, और ये आपका मैथमेटिक्स है। सेम थिंग यहाँ पे होगा। ठीक है, ये जो पढ़े हो दैट विल बी डिटेल एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क ऑफ मैटर। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क ऑफ मैटर, इवन दिस टॉपिक इज फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स। ओके, तो यहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क ऑफ मैटर्स में क्या देखा है, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपने कुछ पढ़ी रहती है। ठीक है, डक्टिलिटी क्या है, मेलिएबिलिटी क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, पोजीशन रेशियो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे आप पढ़ चुके हो फ्लूइड्स का पार्ट, जो मैंने आपको पिछले बार में बताया। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स, तो वो भी आप इसमें पढ़ चुके हो। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पे डाला है फ्लूइड मैकेनिक्स। और ये एक सब्जेक्ट जो आप 3rd सेम में पढ़ते हो दैट इज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, and that is fully based on this mechanical properties. Okay, and last but not the least, here what you study is thermal properties. The thermal properties of matter में क्या पढ़ते हो, radiation, conduction. Okay, so specific heat, displacement law, Stephen's law. So ये सब चीज आप properties of bulk of matter में पढ़ते हो। ठीक है, तो ये आपका होगा पूरा हीट एंड ट्रांसफर के साथ रिलेटेड। तो देखो आप वापस एक बार। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी रिपीटेटिव बेस हो है यहाँ पे, मोशन, तो ये भी यहाँ पे बेस बना रहा है पूरा सिस्टम का। प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क एंड मैटर देखो, तो ये भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स का बेस बना रहा है। ठीक है, यानी कुछ अगर आपका मान लेते हैं फिजिक्स 80 to 100%, मैं तो बोलता हूँ 70 to 100% आपका अच्छा हो, सो मैकेनिकल यू कैन गो इजीली। ठीक है, मैकेनिकल आप इजीली क्रैक कर सकते हो एंड यू कैन गेट अराउंड 9 SPI। ठीक है, मैथमेटिक्स तो चाहिए ही, ठीक है, पर उसके साथ अगर फिजिक्स का नॉलेज अच्छा हो देन यू कैन इजीली गो फॉर द 9। ठीक है, नाउ नेक्स्ट दैट विल सी हियर इज थर्मोडायनामिक्स। तो आप थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ते हो, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो ये आपका 3rd सेम में आ जाता है आपका
इंजीनियरिंग थर्मोडाइनमिक्स, और उसी का रिलेशन होता है आईसी इंजन। आईसी इंजन जो अपने लगे रहते हैं ना स्कूटर, बाइक में, कार में, ठीक है। सो दोस आर ऑल आईसी इंजन। तो यहाँ पे आप वही पढ़ते हो, ऑटो साइकिल क्या है, डीजल साइकिल क्या है, ठीक है। फिर इंजन स्पेसिफिकेशन पढ़ते हो, चलता कैसे है, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और उसी का बेसिक यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो देखा, क्लियर हो रहा है, मतलब आप पढ़े हो वही यहाँ पे एप्लीकेशन पे जाने वाला है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेशल, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पे, तो ऑसिलेशन एंड वेव्स नाम का चैप्टर पढ़ते हो आप लोग, ठीक है। मैं यहाँ पे आपका मोबाइल में सिलेबस देख रहा हूँ क्लास 12 का, ठीक है, ताकि आपको इजीली कोरिलेट कर पाऊँ। तो यहाँ पे आप पढ़ते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन, अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, ठीक है, व्हाट इज वेव्स, और वही पूरा चैप्टर आप पूरा सिलेबस होगा थियरी ऑफ मोशन, जस्ट 20%, जस्ट अराउंड 40% यू कैन से एक्स्ट्रा फ्रॉम व्हाट यू हैव स्टडीड, ठीक है। बेस तो पूरा वही का वही रहेगा, सिर्फ 2-3 चैप्टर यहाँ पे हो गए जो चेंज हो गए थियरी ऑफ वाइब्रेशन में, और ये आपका 6th सेम में आता है, ठीक है, ओके। कई जगह इसको डॉम भी बोला जाता है, डायनामिक्स ऑफ मशीन। वंस अगेन ये जो भी है आपका टॉपिक नेम है, ये है थोड़ा बहुत 19-20 होगा स्टेट वाइज, ओके, और कॉलेज वाइज, ठीक है, पर मेन जो थीम है वो वही रहने वाली है, ओके। चलो अभी बाकी कुछ टॉपिक जो रह जाते हैं जो आप नहीं पढ़े रहते फिजिक्स में, उसमें एक रहता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि ये आपने नहीं पढ़ा है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मतलब जो टेक्निकल सब्जेक्ट लेता है आई थिंक उन्होंने ये किया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, तो ये उसका कुछ सिलेबस है, ठीक है, कि लाइन कैसे बनाते हैं, क्या डिफरेंट सेक्शन यहाँ पे इंटरप्रेट करते हैं, ओके। अगर मैं ये डॉटेड लाइन बना रहा हूँ यहाँ पे, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो आप पढ़ते हो वो इंजीनियरिंग कर्व्स है। इंजीनियरिंग कर्व्स में आप डिफरेंट कंस्ट्रक्शन पढ़ोगे, जो यहाँ पे दिखा रहा है कि कोन होए तो उसको अलग अलग काट के क्या क्या शेप जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ऐसे काटा था, एक एलिप्स जनरेट हुआ, ये देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं अगर सीधा ऐसा स्ट्रेट काट रहा हूँ, ठीक है, तो ये हाइपरबोला बना रहा है। और ये आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा, एलिप्स क्या है, पैराबोला क्या है, हाइपरबोला। अगर स्ट्रेट में यहाँ से कोन को काट रहा हूँ तो कौन सा शेप बन रहा है, पैराबोला, ठीक है। तो इसको बनाने की मेथड वगैरह हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट में देखेंगे, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये फर्स्ट ईयर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस एंड पॉइंट्स, ओके, और उसी के साथ एक कोरिलेट भी आ जाता है प्लेन, ओके। तो यहाँ पे सरफेस पे आप व्यू करते हो, प्रोजेक्ट करते हो, तो वो चीज कैसी दिखेगी, ठीक है। सो प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन, लाइन एंड पॉइंट इन दिस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो यहाँ पे समझेंगे आप ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, जैसे ये लाइन और प्लेन में आपने सीखा, सिमिलरली यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, 3D स्ट्रक्चर से रिप्लेस हो रहा है। तो इसमें कुछ 2 ग्रुप में बांटा गया है, एक तो सिलेंडर है, एक कोन है, और डिफरेंट शेप्स में जैसे उसको कट करेंगे तो क्या आपको मिलेगा, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग डिटेल में खेलेंगे ये पूरे सिस्टम में, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऑर्थोग्राफिक एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। मान लेते हैं ये सिलेंडर है यहाँ से, ठीक है, अगर मैं सीधा देख रहा हूँ यहाँ से सिलेंडर पकड़ के, ठीक है, तो वो मुझे कैसा दिखेगा, तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो एक रेक्टेंगल दिखेगा, ना कि ये स्क्वायर दिखेगा, ठीक है। और साइड से देख रहा हूँ तो मुझे क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा। तो ये हुआ आइसोमेट्रिक व्यू, और इसी का उल्टा करेंगे हम तो क्या बना पाएंगे, ऑर्थोग्राफिक व्यू, ठीक है। 3D बनाएंगे तो वो ऑर्थोग्राफिक में हो जाएगा, और 3D to 2D पे जाएंगे तो वो हमारा हो जाएगा ऑर्थोग्राफिक हो जाएगा, और 2D to 3D जाएंगे वो आइसोमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 2 मेथड दिखाई गई है कि दोनों मेथड के हिसाब से आप बना सकते हो, ठीक है, विच एवर इज प्रेफरेबल, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल। जैसे यहाँ पे एक कटा हुआ कोन है, तो उसको यहाँ से रख दिया, तो सामने से देख रहा हूँ तो ये एक बनेगा, शेप जनरेट होगा, और दूसरा साइड से ये शेप जनरेट होगा। तो इट इज अ ब्यूटीफुल टॉपिक विच यू विल सी इन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फर्स्ट टाइम ऑफ योर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ओके। अभी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले क्या क्या जरूरत होती है, सेटअप होने के बाद क्या क्या रेगुलेशंस रूल्स होते हैं, ठीक है। अगर वर्कर को काम पे रखते हो तो उसके भी क्या रेगुलेशंस है, कुछ चीजें बना रहे हो तो उसकी सेफ्टी वगैरह के लिए भी रेगुलेशंस होते हैं।
तो वो सब पूरा एक कंपनी का पूरा यहाँ पे आप पढ़ोगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, ठीक है। इसका ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, बोर हो जाओगे आप लोग, ठीक है। जस्ट फॉर द शेक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर देखना है तो आप सिलेबस पॉज करके देख सकते हो। वापस सिलेबस वेरी हो सकता है, 19-20 का फासला हो सकता है, ठीक है। नाम भी शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दे, पर कंटेंट तो यही रहने वाला है, ठीक है। एक चैप्टर निकालें या डालेंगे ज्यादा से ज्यादा, ओके। नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जो हमारा चलता है वापस, जो आप थर्मोडाइनामिक्स में पढ़ोगे उसी का बेस यहाँ पे यूज होगा, ऑटो साइकिल वगैरह, ठीक है। और उसी का बेस बना के यहाँ पे हम लोग जो देख एसी वगैरह चलाते हैं, एयर रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, तो वो चीज का फंक्शन यहाँ पे हम समझेंगे कि कूलिंग कैसे दे रहा है हमको, ठीक है। तो उसका डिजाइन पर्सपेक्टिव देखेंगे, उसके डिफरेंट फॉर्मूलाज देखेंगे कि कैसे कितने पे क्या कूलिंग देगा हमें, कैसे वो बाहर की हवा लेके हमें ठंडक पहुंचा रहा है, ओके। चलो नेक्स्ट इन रिमेनिंग टॉपिक इज कैड कैम, ओके। तो यहाँ पे आप लोग बेसिकली सॉफ्टवेयर सीखोगे, ठीक है। जो आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पढ़े हो, ठीक है, उसी का पूरा यहाँ पे अप्लाइड होगा। और ये जो अप्लाई होगा वो पूरा तुम्हारा डिजाइन में होगा, जिससे तुम्हारा सॉफ्टवेयर बनते हैं, ऑटो कैड है वगैरह, ठीक है। 3D सॉफ्टवेयर जिसको बोला जाता है, ऑटो कैड है, कैटिया है, ओके। काफी सारे प्रोई है, क्रियो है। तो वो यहाँ पे आप जो वो प्रोग्रामिंग करके अंदर जो डिजाइन होता है वो स्पेसिफिकली यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। दूसरा जो इसके अंदर एक टॉपिक कवर होता है तो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस होता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। वो कुछ देखो, जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर की बात की तो ये कैसे बन रहा है, ठीक है। बनाना तो आसान है, इसको डिजाइन नहीं बोलते, इसको ड्राफ्टिंग बोलते हैं। अभी काफी लोग क्या होता है यहाँ पे आपको बोलते हैं डिजाइन, यानी ये डिजाइन मुझे 3D मॉडल बनाना आ गया तो वो ड्राफ्टिंग है। इट इज नॉट अ डिजाइन। डिजाइन वो होता है जो पैरामीटर्स आप लगा के, फॉर्मूलाज लगा के, आप एक इक्वेशन लगा के आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, दैट इज योर डिजाइन। इसको जो बोलते हैं वो ड्राफ्टिंग है, ठीक है। जैसे ये मॉडल यहाँ पे बना है, इट इज ड्राफ्टिंग। डिजाइन क्या होगा कि ये कितनी लेंथ, इतनी लेंथ पे ही क्यों लिया, ये डायमीटर इतना ही क्यों है, तो ये डिजाइन पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ होगा, ठीक है। अभी जो यहाँ पे हमने देखा फाइनाइट एलिमेंट में था, ठीक है। तो पहले के जमाने में क्या था, सॉफ्टवेयर होते नहीं थे, तो क्या होता था, यहाँ पे एक प्रोटोटाइप जनरेट किया जाता था। अगर प्रोटोटाइप जनरेट करके उसके ऊपर एक स्पेसिफिकली एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, और उस पे से हमें पता चलता था भाई ये इतने लोड पे यहाँ से टूटेगा। तो वही चीज अभी क्या हो रही है यहाँ पे सॉफ्टवेयर में, एक डिजाइन करते हो, जैसे कि यहाँ पे डिजाइन किया और यहाँ पे एक लोडिंग अप्लाई किया ये सेक्शन में एट द पिस्टन एंड, ठीक है। आप तो यहाँ पे आप लाल कलर देख सकते हो, यानी क्या, ये यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस वैल्यू है, ठीक है। अभी ये स्ट्रेस वैल्यू ही बता रहा हूँ, यानी क्या हुआ, तो आप पढ़े हो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क एंड मेथड, बल्क एंड मैटर इन फिजिक्स, राइट। तो यहाँ से क्या बता रहा है, ये हाईली स्ट्रेस्ड वैल्यू और यहाँ से ये ब्रेक होने का चांस है। तो अभी यहाँ पे क्या कन्वीनियंसी हो गई कि अभी प्रोटोटाइप बनाने की जरूरत नहीं है, आप इजीली एक ड्राफ्ट कर सकते हो, मॉडल एनालिसिस कर सकते हो, एंड यू कैन गो फॉर द एनालिसिस, ठीक है। तो ये आप पढ़ोगे किसमें, कैड एंड कैम। बहुत ही अच्छा सा सब्जेक्ट है कैड एंड कैम, ओके। कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट प्रोसेस देखोगे, ओके। नेक्स्ट इज एमएसएम, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी। यहाँ पे हर एक मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ोगे आप डिटेल में, कैसे बनता है, कैसे टेस्टिंग होता है उसका, ओके। प्लास्टिक यूज किया तो प्लास्टिक का टेस्टिंग कैसे होता है, उसका मेकिंग कैसे होता है, वो सब आप कहाँ पे पढ़ोगे, इसमें, ठीक है। डिटेल में नहीं जाएंगे, ओके। चलिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है पहला राइट हैंड साइड वाला, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, करीब करीब 4th सेम में आप पढ़ोगे, ठीक है। और ये जो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इवन फ्रॉम ग्रेड पॉइंट ऑफ व्यू और आपके स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप मेटल जॉइनिंग प्रोसेस वगैरह आप यहाँ पे, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, वर्कशॉप में देखोगे कैसे बनता है, कैसे जॉइंट होता है, कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे, अगर ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन में आप होल कर रहे हो तो पर्टिकुलरली कितना mm का होल हो रहा है, कितना मटेरियल निकाल रहा है। और दूसरा चीज, अगर आप होल कर रहे हो तो वो डैमेज तो नहीं कर रहा है, तो दैट इज ऑल यू आर गोइंग टू स्टडी इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रिपल M, मैकेनिकल मेजरमेंट एंड मेटलर्जी। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बेसिक स्टडी करोगे, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो एक तो फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है,
ठीक है। फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी यहाँ पे दो एंड पे पाइप कनेक्टेड होगी और कितने अमाउंट से फ्लो जा रहा है वो यहाँ पे इंडिकेटर में दिखाएगा। सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और इसमें काफी सारे आते हैं, अल्ट्रासाउंड आता है, ठीक है। देन विल लुक एट प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी यहाँ से दिखाएगा आपको कितने अमाउंट पर प्रेशर जनरेट हो रहा है आपके पाइप में या बॉयलर्स में या कोई भी सिस्टम है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज टेकोमीटर, दैट इज वेलोसिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी किसी भी डीसी मोटर के साथ आप कनेक्ट करो इसको तो ये आपको यहाँ पे स्पीड दिखाएगा उसकी, ठीक है, कितने से घूम रहा है। और ये तो अभी काफी फेमस हुआ है टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कोविड-19 की वजह से, जो यहाँ पे गन मारते हैं और आपका टेम्परेचर डिफाइन करते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे आपने देखा होगा काफी सारे छज्जे पे ये लगाया रहता है, ठीक है। खास करके हवामान विभाग होता है तो वहाँ पे स्पीड इंडिकेटर करने के लिए कितनी वेलोसिटी, तो स्पेसिफिक पोजीशन पे सेंटर बनाए जाते हैं और वहां से विंड मेजरमेंट लेते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि विंड वेलोसिटी क्या है, साइक्लोन आने वाला है नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ये थे कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स, ओके। जो एक्स्ट्रा और भी है दो तीन जो आप कवर कर सकते हो यहाँ पे रिमेनिंग टॉपिक्स में है, पर मेजोरिटी तो हमने पिछली बार देख लिया और मैंने वो डिटेल में डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि उसका आपने बेसिक्स पढ़ ही चुका है। ये कुछ ऐसे है जो कंप्लीटली न्यू है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको दिमाग में बैठ रहा है कि हम कुछ एकदम से नया पढ़ने नहीं चाह रहे हैं, जो पढ़े हैं वो उसी को एडवांस लेवल में देख रहे हैं, ठीक है। अभी इसका कुछ डिटेल्स जाते हैं। मदर ब्रांच ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ये सब इसकी मदर ब्रांच है, ठीक है। अभी काफी सारी यूनिवर्सिटी में क्या ये सब अलग अलग ब्रांचेस चल रही है, ठीक है। पर इसका डिसएडवांटेज वहां हो जाता है जब इसके आप स्पेशल ये अगर आप करोगे तो आप एक स्पेशलाइजेशन में आ जाओगे और इसकी मार्केट में डिमांड काफी कम हो जाती है। जैसे अगर रबर टेक्नोलॉजी और प्लास्टिक इंजीनियरिंग देखते हैं तो मेरे यहाँ अगर देखते हैं वापी टू पूरा राजकोट जोन में, तो इसकी डिमांड तो कुछ ज्यादा है, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। पर कई जगह गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो वहां पे डिसएडवांटेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे बेसिक डिग्री आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही मांगी जाएगी, ठीक है। बहुत रेयर ओकेजन पे ऐसा होगा कि स्पेसिफिक फील्ड के लिए यहाँ पे ओपनिंग की जाती है, स्पेशली इन गवर्नमेंट जॉब। अगर मैकेनिकल हो तो इसमें तो अप्लाई कर ही सकता है और ये भी उसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो और एडवांस पर इसमें क्या, और अगर स्पेसिफिक मैकेनिकल होगा तो फैब्रिकेशन वाला मैकेनिकल में नहीं जा सकता है, ठीक है। पर फैब्रिकेशन की ओपनिंग हो तो मैकेनिकल वाला फैब्रिकेशन में जा सकता है। सेम विद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर HAL में भर्ती आ रही है तो स्पेसिफिक एरोनॉटिकल की आप नहीं देखोगे, कभी भी देखोगे तो किसके साथ में मैकेनिकल देखोगे। तो एडवांटेज किसको यहाँ पे ज्यादा जा रहा है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसीलिए इसको बोलते हैं एवरग्रीन लाइन, ठीक है। अभी लोग बोलते हैं मार्केट में जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब तो है पर क्या है, सैलरी कम है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज पे सैलरी आपको कम रहेगी, बट बिलीव मी आफ्टर 5 years अगर आप देखोगे देयर विल बी अ ड्रास्टिक इंक्रीमेंट इन दिस सैलरी, ठीक है। और इसी के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग जाना काफी अच्छा रहेगा आपके लिए, ओके। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। चलो भैया अभी डिग्री तो ले ली, ठीक है, तो इसको कहाँ कहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं वो भी तो हमें पता रहना चाहिए ना भाई, ठीक है। और मेरा तो ये मानना है जब भी आप डिग्री ले रहे हो या जा रहे हो कोई स्पेसिफिक फील्ड में, तो पहले देख लो 4 साल बाद उसका क्या रहने वाला है इसको। इसीलिए मैं तो सबको यही बोलूंगा, 3 एवरग्रीन लाइन है उसी के लिए प्रेफरेबल रहे, और उसमें भी गवर्नमेंट अगर आपका टारगेट है देन गो फॉर द सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि काफी सारी ओपनिंग आती है स्टेट टू लेके सेंटर तक। सेकंड अगर जा सकते हो तो मैकेनिकल, नेक्स्ट इज CSE-IT, अगर आप जा सकते हो CSE-IT जाओगे तो इवन प्राइवेट सेक्टर भी पूरा काफी ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैकेनिकल CSE-IT काफी प्राइवेट सेक्टर ओपन हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं बात बताऊं तो करीब 2008 में जब मैंने लिया था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, तो उस समय क्या था, EC की बहुत बड़ी डिमांड थी। इवन मैकेनिकल की सीट खाली जा रही है और EC की भर रही थी, पर आफ्टर 3 years उसकी डिमांड एकदम से घटी क्योंकि जॉब वैकेंसी ही नहीं थी। और वो तो अच्छा है CSE-IT में उनको इंक्लूड करते गए, ठीक है, जॉब मिलती गई। पर आज ये हालत है कि वो बंद होने की कगार पे कई जगह पे, ठीक है। तो नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज दैट कैन बी टारगेट, तो डिजाइन एंड R&D, तो ये 2 कॉलर जॉब है, आप बोल सकते हो MNC टाइप, CSE-IT टाइप। यहाँ पे आपको हाथ गंदे नहीं करना पड़ता है, सीधा कंप्यूटर पे खेलना है, ठीक है। पर यहाँ पे दिक्कत यही है कि अगर 100 वैकेंसी होगी तो इसमें से करीब 2 या 3 होगी वैकेंसी डिजाइन एंड R&D के लिए, ठीक है।
डिजाइन एंड R&D करीब करीब मेट्रो सिटीज में पाए जाएगी आपको, जैसे अहमदाबाद है, बेंगलोर है, मुंबई है, पुणे है, ठीक है, मर्सिडीज है, बजाज है, उनके शोरूम है, वहाँ पे R&D प्रोजेक्ट्स रहते हैं, बजाज, गोदरेज, ठीक है। प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, अभी ये चीज हर एक जगह अवेलेबल है, ठीक है। अगर मेरा जोन बताऊं वापिस आपको, बोलो वापिस है राजकोट, भर भर के है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इवन एनालिसिस एंड टेस्टिंग, अगर प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग होगा तो वहां पे एनालिसिस एंड टेस्टिंग होगा ही, ठीक है। एंड इंस्टॉलेशन, अभी जहां पे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग वो बंदा कहीं ना कहीं तो इंस्टॉलेशन करने जाएगा ही। सो दिस आर ऑल कोरिलेटेड। एंड नेक्स्ट इज मेंटेनेंस, जहां पे मशीन रहेगी तो वहां पे मेंटेनेंस आना ही है, ठीक है। सो दिस आर ऑल कोरिलेट, यानी यहाँ पे अगर 100 वैकेंसी होगी तो करीब इसकी 2 या 3 होगी वैकेंसी, ओके। लास्ट इज टीचिंग जॉब विच यू कैन टारगेट इन द इंडस्ट्री, ओके। अभी देख लेते गवर्नमेंट जॉब्स में। तो गवर्नमेंट जॉब्स में दो सेक्शन यहाँ पे मिलेंगे आपको, एक तो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, ठीक है। टेक्निकल की बात समझे तो यानी आप जो पढ़ चुके हो, ठीक है। तो टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब्स में आप जो टारगेट कर सकते हो, तो मैंने काफी कुछ यहाँ पे डाल रखे, जैसे इसरो, DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एयर इंडिया, थर्मल पावर प्लांट। सो दिस यू कैन टारगेट। ये क्यों अभी से बता रहा हूं, तो आपको, ताकि आपको एक दिमाग में बैठा रहे कि हाँ कि मैं ये चीज में जा सकता हूँ, क्योंकि हमारे वक्त तो क्या होता था, ये सब आधे लोग को पता ही नहीं रहता था क्या था गवर्नमेंट जॉब, कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, ठीक है। RTO, रीजनल ऑफिसर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, और ये भी स्टेट वाइज कंडक्ट होती है यहाँ पे भी, ओके। चलिए, नॉन टेक्निकल जॉब्स यानी जो आप टेक्निकल साइड पे नहीं रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टारगेट कर सकते हैं, एक तो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स कर सकते हो, क्लास 2, 3, ओके। जैसे हो गया मामलतदार हो गए, कलेक्टर की पोस्ट हो गई, ओके, फिर नायब चिटनीस की हो गई, तो ये सब पोस्ट यहाँ पे आप, पथवारी हो गई, तो ये सब यहाँ पे नॉन टेक्निकल में आप कर सकते हो। दूसरा जो बैंकिंग फेमस है ही, IBPS एंड SBI, ओके, एल सेबी, RBI, तो ये सब टारगेट कर सकते हो। इंडियन पोस्टल सर्विस जो हमारा पोस्ट ऑफिस है, देन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एयर इंडिया, रेलवे, यस इन रेलवे ऑल्सो देयर इज नॉन टेक्निकल, ठीक है। एयर इंडिया में भी स्टाफ ड्यूटी वगैरह रहती है ग्राउंड फ्लोर पे, सो दैट इज ऑल कम अंडर नॉन टेक्निकल जॉब्स। नाउ आफ्टर दिस यू कैन टारगेट द की एग्जाम्स आर UPSC, IAS, SSC, रेलवे, बैंकिंग, गेट, स्टेट गवर्नमेंट, आर्म फोर्सेस एंड मैनी मोर। ये तो मैं कुछ ट्रेलर दिखा रहा हूँ, बाकी काफी कुछ है जो आप कर सकते हो इसके बाद भी, ठीक है। जैसे गेट के बाद आप जा सकते हो मास्टर्स के लिए, और दूसरा जो ऑप्शन खुल जाता है वो PSU खुल जाता है। PSU में वापस दो ऑप्शन यहाँ पे रहेंगे, कौन से आपके, एक तो रहेगा आपका मणिरत्न और महारत्न, ठीक है। मणिरत्न और महारत्न यानी PSU जॉब जो आप टारगेट कर सकते हो, जैसे फर्टिलाइजर्स है, ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, पाबा एटॉमिक है, ठीक है, वगैरह आप यहाँ से टारगेट कर सकते हो। और ये सब ध्यान में रखो ताकि आपको इन फ्यूचर पता रहे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं, कहाँ जाना है, ठीक है। UPSC एंड IAS ये तो पता ही होगा, ये इसी का पार्ट है, पर डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ क्योंकि ये टेक्निकल में जा रहा है और ये नॉन टेक्निकल पार्ट है, ठीक है। UPSC नॉन टेक्निकल है और IAS है वो अपना टेक्निकल है। इवन आफ्टर गेट मास्टर्स आप PhD और NITs भी टारगेट कर सकते हो, PhD के लिए सॉरी, IITs एंड NITs भी टारगेट कर सकते हो। दूसरा आर्म फोर्सेज होती है जिसकी स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव आती है, और दूसरा जो होता है CDS एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है UPSC के थ्रू, ओके। सो थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ भी क्वेरी हो रिगार्डिंग इसके लिए तो आप मुझे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पोस्ट है, कुछ भी क्वेरी हो, आई एम रेडी टू हेल्प यू रिगार्डिंग और योर कैरियर, आप वहाँ पे पोस्ट करो, ओके। इवन आई हैव शेयर्ड माय व्हाट्सएप नंबर, तो वहाँ से भी आप कुछ कर सकते हो। सो विदाउट एनी चार्जेस आई एम रेडी टू हेल्प यू टू चूज योर करियर। सो आफ्टर दिस स्लाइड आई होप कि आपको पता चल रहा है कि मुझे लेना है कि नहीं लेना है, एक कॉन्फिडेंस बैठेगा। सो दूसरे की सलाह लो ना, तो नहीं बोल रहा हूँ, पर एक बार अपनी भी सोच देखो कि मुझे लेना है कि नहीं लेना है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और आखिर में अगर आपको एडमिशन के लिए कुछ क्वेरी हो तो बेझिझक मुझे कॉल करिए, ओके। आई एम रेडी टू हेल्प।
ओके, चलिए, थैंक यू वंस अगेन। अगर पसंद आया तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर।